नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। मैंने आपसे पिछले टाइम वादा करके गया था कि मैं फिर आपसे मिलूँगा। आज मैं फिर आया हूँ आपसे मिलने समाजशास्त्र के एक अलग नए विषय वस्तु को लेके। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूँगा प्रजाति के बारे में, रेस के बारे में। दोस्तों, रेस पे चर्चा करने से पहले मेरा मानना है कि इससे संबंधित, इससे मिलता जुलता एक आध अवधारणाएं और हैं जिनके बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तो पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे प्रजाति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रजाति की अवधारणा एक विशुद्ध जैविक अवधारणा है, प्योरली बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। प्रजाति का मतलब ही होता है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह, एक समूह जिनकी शारीरिक विशेषता समान हो। इसको देश से, जाति से, धर्म से, भाषा से, सेक्स से, स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं। इसको मतलब केवल है शारीरिक विशेषता, व्यक्तियों का वैसा समूह जिसकी शारीरिक विशेषताएं समान हो और जो आनुवंशिक आधार पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के समूह को एक प्रजाति कहते हैं। रही बात निर्जाति की, तो निर्जाति की का संबंध इन सभी बातों के अलावे शारीरिक विशेषता से तो है ही। शारीरिक विशेषता के अलावे व्यक्तियों का वैसा समूह समान भाषा, समान धर्म, समान संस्कृति, समान परंपरा के आधार पर निर्मित हो। यानी इसको दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि जब व्यक्तियों का वैसा समूह, जब समान भाषा, समान संस्कृति, समान परंपरा, समान विचारधारा, समान धर्म और साथ ही समान शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जिस समूह का निर्माण हो, उस समूह को एक निर्जातीय समूह कहा जाता है। फर्क दोनों में है कि प्रजाति में केवल शारीरिक विशेषता को शामिल किया जाता है और निर्जाति में शारीरिक विशेषता के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं भी शामिल होती है। ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर रहना चाहिए। खैर दोस्तों, ये इतनी सिटी की बातें सबसे पहले समनर ने किया। इथ्नोलॉजी शब्द की रचना ही इथनोस से हुई है। इथनोस का एक ग्रीक वर्ड है। इथनोस का मतलब ही होता है पीपुल। पीपुल मतलब ये जनसमूह, यानी वैसे जनसमूह जो समान शारीरिक विशेषता, समान संस्कृति, परंपरा, विचारधारा, धर्म के आधार पर एक निर्मित मानवीय समूह को एक निर्जातीय समूह कहा जाता है। खैर दोस्तों, रेस शब्द की उत्पत्ति, रेस अंग्रेजी का जो रेस शब्द है, इसका हिंदी प्रजाति है, हिंदी रूपांतरण। प्रजाति की चर्चा सबसे पहले 1570 में फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टियर्स में किया। और रेस खुद माना जाता है कि इटालियन वर्ड राजा से हुआ है, जिसका मतलब ये परिवार, नस्ल आदि से है। दोस्तों, प्रजाति की चर्चा या पढ़ाई एंथ्रोपोलॉजी विषय का विषय वस्तु है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ही है एंथ्रोपोस प्लस, इसको दो शब्दों के अलग अलग हम करके देखेंगे, एंथ्रोपोस प्लस लोगस। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मानव, लोगस का मतलब अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन, यानी वैसा शास्त्र जो मानव का वैज्ञानिक अध्ययन करता हो। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको मैं क्लियर कर दूँ एंथ्रोपोलॉजी के संबंध में कि एंथ्रोपोलॉजी का समय और काल के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो इसका सरोकार मानव के जैविक उद्विकास से होता है, मानव के उद्विकास से होता है। और अगर हम इसकी दैशिक यानी राष्ट्रीय स्थानीय स्तर के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे तो इसका सरोकार मानव के विभिन्न विविधताओं से है। दोस्तों, समय बीतने के साथ
एंथ्रोपोलॉजी को कई भागों में, खासकर 2 भागों में जो बांटा गया, एक पैलेंटोलॉजी और नियोंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में भी मानव के उद्विकास का यानी इतिहास का, मानव के इतिहास से संबंधित जो बातें हैं तो उसका अध्ययन, उद्विकास से संबंधित। और नियोंटोलॉजी में एक समसामयिक विविधताओं का अध्ययन होता है। दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हर्स्कोविट्ज ने द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क नाम कहा। तो दूसरी तरफ क्लाइड क्लखन ने द मिरर ऑफ मैन नामक एक पुस्तक ही लिखा, और उन्होंने मानव शास्त्र को भी कहा कि मिरर ऑफ मैन यानी मनुष्य का दर्पण है मानव शास्त्र। दोस्तों, जैविक मानव शास्त्र इसी मानव शास्त्र का एक भाग है, यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई सबसे पहले लिवरपूल यूनिवर्सिटी में हुआ। लिवरपूल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है, और जेम्स फ्रेजर उसके पहले अध्यक्ष, पहले हेड बने। जेम्स फ्रेजर, वही सर जेम्स फ्रेजर जो अन्य बातों के अलावे जादू के बारे में, टोटमवाद के बारे के अपने सिद्धांत के लिए और अन्य रचनाओं के साथ साथ अपनी एक कालजयी रचना द गोल्डन बॉ के लिए भी जाने जाते हैं। खैर दोस्तों, मानव की उत्पत्ति कब हुई, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, सही इसका जवाब देना एग्जैक्ट। लेकिन विद्वानों ने समय को 2 भागों में बांटा। एक कॉस्मिक टाइम यानी सृष्टि का समय, और दूसरा जियोलॉजिकल टाइम यानी भूगर्भ शास्त्रीय समय। कॉस्मिक टाइम के बारे में तो विद्वानों के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम को के बारे में विद्वानों ने कहा, भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति, इसका समय आज से करीब 2.5 अरब वर्ष पहले शुरू हुई। विद्वानों ने इस 2.5 अरब वर्ष को विभिन्न एराओं में और विभिन्न कालों में बांटा, यानी 5 एराओं में बांटा और विभिन्न कालों में बांटा अध्ययन की सुविधा के लिए। वो एरा है आर्केजोइक, प्रोटोरेजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। आप याद रखिए कि एक कोशिकीय प्राणी, सबसे पहले जीवों की जो उत्पत्ति हुई एक कोशिकीय प्राणी के रूप में हुई। आर्केजोइक में एक कोशिकीय प्राणी की उत्पत्ति हुई, और सीनोजिक आते आते सीनोजिक के प्लेस्टोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हुई। इसी प्लेस्टोसीन काल में एक आइस एज भी आया, 4 आइस एज आए, जिससे मानव की उत्पत्ति भी हुई। मैमथ नाम का एक फर से लदा हुआ एक हाथीनुमा जानवर की भी उत्पत्ति हुई। ये जो 4 आइस एज आए, चारों के आल्प्स पर्वत के स्थान के नाम पे सबका नामकरण किया गया। वो है गुंज, क्रमशः गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म। दरअसल आइस एज में पानी जम जाते, पूरे बर्फ हो जाते, और अभी पिछले आइस एज में तो ये माना गया कि समुद्र के जो पानी के असर से 100 फीट कम नीचे आ गए। अभी भी हम लोग जो जिस काल में रह रहे हैं, ये क्वार्टरली आइस एज माना जाता, कहा जाता है इसको। अभी भी अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड बर्फ से ढके हैं। खैर
मानव जीवों के विकास का, मानव के विकास का एक क्रम होता है। का मानव प्राणी जगत का एक नवीनतम जीव। मानव एक स्तनपायी वर्ग का एक यूथेरिया सब क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, स्तनपायी प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है प्रोटोथेरिया, दूसरों को कहा जाता है मेटाथेरिया, तीसरों को कहा जाता है यूथेरिया। प्रोटोथेरिया मतलब कि वैसी मादा जो अंडे देती है और फिर अंडे से निकले हुए शिशु सारे स्तनीय गुणों से संपन्न होते हैं। जैसे आप व्हेल मछली की बात कर सकते हैं। मेटाथेरिया वैसी स्तनीय मादा जो अपने अविकसित भ्रूण को जन्म देती है और फिर उस अविकसित भ्रूण को अपने पेट में लगे हुए थैले में रख के फिर उसको पूर्ण विकसित करती है। जैसे आप कैंगरू की बात कर सकते हैं। और तीसरा यूथेरिया, ऐसी मादा जो अपने पूर्ण विकसित नवजात को जन्म देती है और फिर अपने दूध पिला के उन बच्चों का पालन पोषण करती है। जैसे मेधावी मानव होमो सैपियंस, जिसको हम लोग जूलॉजिकल नाम हम लोग का होमो सैपियंस मेधावी मानव भी है। खैर दोस्तों, मानवों के विकास का एक क्रम है। वो शुरू होता होमो हेबिलिस से, होमो हेबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सैपियंस। मानवों का जूलॉजिकल नाम होमो सैपियंस है। ये जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर की जो परंपरा की शुरुआत किया गया, ये स्वीडन के कार्ल लिनियस को श्रेय जाता है इसके लिए, और इसीलिए उनको वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी माना जाता है। हालांकि इस स्पीशीज और जीन्स में अंतर करने का श्रेय जॉन रे को जाता है सबसे पहले। मानव प्रजाति की प्रथम ज्ञात प्राणी होमो हेबिलिस को माना जाता है। दोस्तों, होमो का मतलब होता है मानव। चाहे आप होमो का मतलब 2-3 शब्द आप पहले समझ लें। होमो का मतलब मानव, हेबिलिस का मतलब कुशल, इरेक्टस का मतलब सीधा, सैपियंस का मतलब बुद्धिमान। अब फिर आप इसको समझिए। होमो हेबिलिस पहला ज्ञात प्रजाति है, प्रमाण है हमारे पास होमो हेबिलिस का। अफ्रीका में इसकी खोज की गई, खोज हुई। होमो हेबिलिस मतलब कुशल प्राणी, कुशल मानव। इसको हैंडीमैन भी कहा जाता है। यानी इसलिए कि हैंडीमैन कहा जाता है, इसको कुशल इसलिए कहा जाता है कि ये औजार बनाने और प्रयोग करने का थोड़ा ज्ञान था इसको। और औजार मतलब पत्थर के औजार। इसका खोज लिकी दंपत्ति यानी लुइस लिकी और मैरी लिकी ने किया, जो ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक थे। इसके बाद होमो इरेक्टस का काल आया। इरेक्टस मतलब सीधा, यानी वैसा मानव जो पैरों पे सीधा चलने में सक्षम हो। इसकी भी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और फिर वहाँ से भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया होते हुए यूरेशिया तक आया। और उसके बाद होमो सैपियंस का काल आता है। आज के समय में मानव का जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर है होमो सैपियंस, आज इस को होमो सैपियंस सैपियंस कहा जाता है। यानी 2 बार सैपियंस। इसका 2 बार सैपियंस का मतलब यानी अधिक बुद्धिमान। समझिए। खैर, अब सवाल उठता कि मानव की उत्पत्ति हुई कहाँ।
इसके बारे में भी बड़ा विवाद है। इन विवादों के बीच टेलर ने, यानी ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु परिवर्तन के आधार पे अपना सिद्धांत दिया, माइग्रेशन जोन थ्योरी। माइग्रेशन जोन थ्योरी यानी जलवायु परिवर्तन का माइग्रेशन जोन थ्योरी है, इसको स्ट्रेटा जोन थ्योरी भी कहते हैं, जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी, जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी। टेलर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानवों का प्रवास एक जगह से दूसरी जगह होता है, और इन्होंने मानव की उत्पत्ति का स्थल मध्य एशिया के क्षेत्र को माना। और इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के क्रम में जब आइस एज आया तो फिर मध्य एशिया से मानवों के समूह वहां से प्रवास कर गए। और इस बीच में इन्होंने क्रम से कहा कि 7 प्रजाति की उत्पत्ति की चर्चा की टेलर ने। वो क्या सबसे, और फिर इन्होंने कहा कि निएंडरथल के बाद सबसे पहला प्राणी, सबसे पहला मानव निग्रिटो, यानी इसको क्रम से अगर हम बात करें तो सबसे पहले निग्रिटो, उसके बाद फिर निग्रो, फिर एस्ट्रोलाइड, फिर मेडिटेरियन, फिर नॉर्डिक, फिर अल्पाइन, फिर मंगोलाइड की उत्पत्ति हुई। आइस एज का जब काल शुरू हुआ तो मध्य एशिया से जो पहले मानव की उत्पत्ति हुई, जिस उस बीच में सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट हुआ, और उसके कारण सबसे पहले उत्पन्न होने वाले मानव सबसे दूर महाद्वीप की लास्ट पट्टी पे चले गए। और फिर जब आइस एज समाप्त होने करीब हुआ तो फिर मानवों का मूवमेंट मध्य एशिया की तरफ हुआ, और फिर आते आते सबसे बाद में जिस प्रजाति की उत्पत्ति हुई वो प्रजाति आज भी मध्य एशिया के सराउंडिंग में है, यानी मंगोलॉयड प्रजाति की बात अगर करें तो। दोस्तों, दरअसल ये मानव शरीर है, जैसा हम लोग को पता है कि मानव शरीर का एक उद्विकास हुआ है। उद्विकास के होते हुए मानव शरीर आज इस रूप में आया है। आज भी मानव शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग और ग्लैंड्स हैं, माना जाता है कि 100 से ज़्यादा ग्लैंड्स और अंग ऐसे हैं जिनकी आज हमारे शरीर के लिए कोई उपयोगिता नहीं है, फिर भी हमारे शरीर में है। और शायद इसीलिए वायरस ने कहा कि मानव एक पुरातन वस्तु का चलता फिरता एक म्यूजियम है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि माँ के गर्भ में भ्रूण अपने उन सारे स्तरों से गुजरता है जिस स्तर से गुजरकर मानव आज इस रूप में आया है। इसलिए कहा था कि ईच इंडिविजुअल क्लाइम्स हिज फैमिली हिस्ट्री। ये तो रही बात जलवायु की, टेलर की। और जलवायु का बड़ा प्रभाव पड़ता मानव शारीरिक विशेषताओं में, क्योंकि जलवायु के कारण मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण, विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स का निर्माण होता है। और जलवायु परिवर्तन या जलवायु के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के उस ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और फिर उस हार्मोन्स के कारण बहुत सारे बाहरी रूप रंग का निर्माण होता है। तो आप जलवायु परिवर्तन को या जलवायु प्रभाव को यूं ही नहीं उसको टाला जा सकता है। दोस्तों, प्रजाति की उत्पत्ति या प्रजाति के विकास में डार्विन का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। चार्ल्स डार्विन ने किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उन्होंने जीवों के उद्विकास के बारे में चर्चा की, और उन्होंने कहा कि जीवों का उद्विकास एक कोष के प्राणी से बहुकोष के प्राणी के रूप में हुआ। और फिर इस उद्विकास के संबंध में उन्होंने 3 सिद्धांत दिए।
थ्योरी ऑफ मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण का सिद्धांत, यानी कहा कि विभिन्न दिशाओं में रूपांतरण होता है अंगों में। दूसरा थ्योरी ऑफ एडेप्टेशन यानी अनुकूलन का सिद्धांत, यानी सारे रूपांतरित अंगों में अनुकूलन समान नहीं होता। और तीसरा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, यानी जो प्राणी या जो अंग अनुकूल पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते फिर उनको प्रकृति समाप्त कर देती। दोस्तों, ये बड़ा प्रश्न है कि जब सारे पृथ्वी पे पाए जाने वाले सारे मानवों की उत्पत्ति की एक ही पूर्वज से होमो सैपियंस से हुई, तो फिर इतनी शारीरिक विशेषता कहाँ से पैदा हुई, शारीरिक भिन्नताएं कहाँ से पैदा हुई और क्यों पैदा हुई? इसके लिए 4 कारण बताए गए। एक म्यूटेशन, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा क्रॉसिंग और चौथा आइसोलेशन। म्यूटेशन को जिम्मेदार माना, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, म्यूटेशन को जिम्मेदार माना ह्यूगो डेविस ने। उन्होंने कहा कि एक जीव निर्माण के प्रक्रिया के दौरान एक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के समय में जब उसमें परिवर्तन हो जाता है तो होने वाले बच्चे अपने माँ बाप के गुणों से बिल्कुल समान नहीं होते, कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। ऐसा एक पर्यावरण में लंबे काल में परिवर्तन होने के कारण होता है। नेचुरल सिलेक्शन, जो नहीं अनुकूलन कर पाते प्रकृति उन्हें समाप्त कर देती है। क्रॉसिंग, जब 2 भिन्न प्रजाति समूह के बीच में जब शारीरिक संबंध बनते तो फिर होने वाले जो नए बच्चे का जन्म होता है वो माँ बाप के गुणों से थोड़ी कुछ न कुछ भिन्नता एकदम समान नहीं होते। और फिर आइसोलेशन, यानी जब मानव अपनी शारीरिक विशेषता को अलग रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए या तो भौगोलिक आधार पे एक दूसरे से अलगाव रखे या सामाजिक सांस्कृतिक आधार पे एक दूसरे से समूह से सम्मिश्रण से दूर रहे। दोस्तों, प्रजाति का निर्धारण शारीरिक विशेषताओं के आधार पर होता है। मानव की शारीरिक विशेषताएं 2 प्रकार की होती है, एक परमानेंट यानी अस्थायी शारीरिक विशेषता और एक टेम्पोररी यानी अस्थायी शारीरिक विशेषता। परमानेंट का मतलब वैसे ही शारीरिक विशेषता जिसपे पर्यावरण का प्रभाव ना पड़ता हो, पर्यावरण के बदलाव से वो सही की उस विशेषता में परिवर्तन ना हो, जैसे सिर की बनावट, ब्लड ग्रुप, स्कल कैपेसिटी, नेजल इंडेक्स, नाक की बनावट, कद इत्यादि। ये सब विशेषताएं जो है मानव की, ये परमानेंट यानी जलवायु में परिवर्तन होने से, पर्यावरण में परिवर्तन होने से इन शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन नहीं होता। और दूसरी अस्थायी या टेम्पररी, जिनमें पर्यावरण जलवायु में परिवर्तन होने से उन सारी विशेषताओं में परिवर्तन हो जाए और फिर वो पर्यावरण बदलाव होने से फिर वो विशेषताएं अपने मौलिक रूप में आ जाए। खासकर इसमें स्किन कलर महत्वपूर्ण, आँख के भी कलर, आई कलर भी माना जाता है। तो खैर, इस शारीरिक विशेषताओं के आधार पे जहाँ तक प्रजाति की नंबर की बात है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग संख्या के आधार पर कहा है। कुछ लोगों ने 2 प्रकार की प्रजाति से लेकर 34 प्रकार तक की प्रजातियों की बातें की। जैसे सर्गी ने 2 प्रकार की प्रजाति की बातें की, यूरो अफ्रीकन और यूरेशियन, और दूसरा यूरेशियन। हिकेल ने 34 प्रकार की बातें की। इन सबों को मिला के
बीच बीच में क्रोवर की बातें करीब करीब समान रूप से है। क्रोवर ने पूरी प्रजाति को, मानव प्रजाति को, मानव आबादी को 3 भागों में बांटा, या 3 प्रकार की प्रजाति की बातें की, और फिर इन 3 प्रकार की प्रजाति को फिर उन्होंने 11 सब टाइप्स में बांटा। इन विभाजन के अलावे भी उन्होंने 4 प्रकार के प्रजाति को संदेहास्पद रखा, उसको इस वर्गीकरण से बाहर रखा। वो ऑस्ट्रेलाइड, पोलिनेशियन, वेदा और आइनो, इन चारों को इस वर्गीकरण से अलग रखा, जिसको संदेहास्पद प्रजाति के रूप में उन्होंने माना। 3 जो मुख्य प्रजाति है, कॉकेसॉइड प्रजाति यानी श्वेत प्रजाति कहा जाता है, जिनका रंग साफ हो, नाक पतली हो, खड़ी हो, लंबे कद के हो, ओठ पतले हो, आंखें नीलापन भूरापन लिए हो, बाल हुए भी हो। तो ऐसी शारीरिक विशेषता वाले लोग कॉकेसॉइड प्रजाति के माने थे। ऐसे लोग आमतौर पे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके से 4 सब टाइप्स हैं। फिर उन्होंने किया नॉर्डिक, अल्पाइन, मेडिटेरियन और हिंदू। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रजाति है मंगोलॉयड। मंगोलॉयड के कई विषय में ऐसे भी लोग पाए थे जिनकी शारीरिक विशेषता जो छोटे कद के होते, जिनके गाल के जबड़े की उभार थोड़ी उठी होती, बाल सीधे होते, मूंछ दाढ़ी में भी बाल कम होते, शरीर पे भी बाल कम होते, आंखों की बनावट एक स्लैंट आइज बोला जाता है, जो अधखुली आंखें होती हैं इनकी। शरीर का रंग पीलापन लिए हुए होता। और एक इन विशेषताओं के अलावा एक और पिकुलर विशेषता है इनमें, मंगोलॉयड प्रजाति में, जिसको मंगोलॉयड कहते हैं, इन लोगों में, कि जो नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं बच्चे, उनके रीढ़ की हड्डी के रीढ़ के पिछले निचले भाग में एक त्रिभुजाकार लालिमा ली हुई नीले रंग की एक चिन्ह रहते हैं, जो समय बीतने के साथ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। और ऑटोमेटिकली मतलब खासकर 4-5 वर्ष होते होते बच्चों में वो जो दाग पाया जाता है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे शारीरिक विशेषता वाले लोगों को मंगोलॉयड प्रजाति के माने जाते हैं। और ऐसे लोग चाइना में, जापान में, कोरिया, इंडोनेशिया, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, ये सारी जो बेल्ट है ये मंगोलॉयड प्रजाति के हैं। और फिर इन मंगोलॉयड टाइप प्रजाति के भी सब टाइप्स की, वो मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकन रेड इंडियन। अमेरिकन रेड इंडियन की से आप ज़्यादा यहाँ कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये वहाँ के मूलवासी हैं। और दरअसल ये कि एक हाइब्रिड, एक वर्ण संकर प्रजाति है। और तीसरी एक प्रजाति मानी जाती है निग्रोइड की। इसमें ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिनका रंग काला होता, ओठ मोटे होते, ऊली हेयर होता, हाथ की कहनू से आगे की लंबाई अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़ी होती, पैर पतले होते, लंबे होते। ऐसे शारीरिक विशेषता वाले आपको पूरे अफ्रीका महादेश में मिल जाएगी करीब करीब। और फिर ऐसे लोगों को निग्रोइड प्रजाति के सदस्य माने जाते हैं। इनका भी रोबर ने 4 सब टाइप्स किया, निग्रो, मेलानेशियन, पिग्मी ब्लैक और बुशमैन। तो खैर इस तरह से 3 मुख्य भाग, कॉकेसॉइड, मंगोलॉयड, निग्रोइड, और फिर उसके 11 सब टाइप्स से 4 संदेहास्पद रखते हैं। इस तरह से प्रजातियों का वर्गीकरण ग्रोवर ने किया। दोस्तों, आपको अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बात कर रही थी कि शारीरिक विशेषताओं के बारे में, थोड़ी उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि परमानेंट शारीरिक विशेषता जो है, जो सिर की बनावट जिसको बोलते हैं सेफेलिक इंडेक्स, सेफेलिक इंडेक्स सिर की बनावट
का सूचकांक निकालने का तरीका है कि उसका एक फार्मूला है। डकवर्थ ने इसको महत्वपूर्ण माना, इस आधार को, कि सिर की चौड़ाई अपन सिर की लंबाई मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फार्मूला के आधार पर जब आप निकालेंगे तो जो भी सूचकांक निकलेगा उस सूचकांक के आधार पर डकवर्थ ने 3 प्रकार के सिर की बातें की। एक डोडिकोसेफलिक यानी लंबा सिर यानी निग्रो के, ब्रेसिसेफलिक यानी छोटा और चौड़ा सिर अल्पाइन, आर्मेनियन, अर्मेनाइट इत्यादि के, और तीसरा मेजोसेफलिक यानी चौड़ा सिर, छोटा सिर मतलब मध्यम कद के, यानी नॉर्डिको का। दोस्तों, डकवर्थ ने सिर की बनावट के अलावे स्कल कैपेसिटी को भी आधार माना। स्कल कैपेसिटी यानी सिर की घनत्व का निर्धारण कोई सरसों के दाना या दानेदार चीज से या किसी तरल पदार्थ से किया जाता है। आमतौर पे आदमी के सिर का घनत्व 1100 सीसी से 1500 सीसी के बीच में होता है, और सबसे ज़्यादा घनत्व कॉकोसाइड का, उसके बाद मंगलोइड प्रजाति का, उसके बाद निग्रोइड। लेकिन आप यहाँ पे एक बात याद रखिए कि इस घनत्व का मानव के बुद्धि से कोई सरोकार नहीं, दोनों दो चीज, अलग अलग चीज। तो खैर, इसी तरह ब्लड ग्रुप भी परमानेंट अस्थायी शारीरिक विशेषता है मानवों की। आप ब्लड ग्रुप 4 हुए, ए ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। ए ब्लड ग्रुप ज़्यादातर कॉकोसाइड प्रजाति वालों में भी पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप मंगलोइड प्रजाति में पाया जाता है, और ओ ब्लड ग्रुप ज़्यादातर निग्रोइड प्रजाति में पाया जाता है। रही बात नाक की बनावट भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है प्रजाति के निर्धारण में। थॉमसन एंड बक्सटन ने इसको आधार माना, और इसके भी नाक की बनावट यानी नेजल इंडेक्स का भी नापने का तरीका वही है, वही फार्मूला है। नाक की चौड़ाई अपॉन लंबाई मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी सूचकांक जो भी निकलेगा उसको नेजल इंडेक्स बोला जाता है। कद भी महत्वपूर्ण होता है। क्रॉबर ने कद को महत्वपूर्ण माना। हालांकि कद पे पौष्टिक भोजन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आमतौर पे मानवों की जो कद होते हैं, ये एक माना जाता है कि 4 फीट 7 इंच से 6 फीट 7 इंच के बीच में होता है। आमतौर पे मध्यम स्तर पे 5 फीट 5 इंच माना जाता है। सबसे लंबा कद नॉर्डिक प्रजाति के जो सूडान के डिंका माने जाते हैं, और सबसे छोटा कद बुशमैन का माना जाता है। दोस्तों, बुशमैन के बारे में थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए कि बुशमैन निग्रोइड प्रजाति का सब टाइप्स का एक पार्ट है, और बुशमैन को सान भी कहा जाता है। बुशमैन की सारी विशेषता बड़ा टिपिकल है। इनका छोटा कद, पेट निकला, वूली हेयर, किनकी हेयर, सही का रंग पीलापन लिए हुए, शरीर पे, सिर पे, चेहरे पे एक जन्मजात झुर्रियां पाई जाती है, और इनका नितंब बहुत विकसित होता है। ये इनके बुशमैन की बड़ा पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा और इससे सारी विशेषता जो टेम्पररी, जिसमें पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण के बदलाव का, खासकर स्किन कलर यानी रंग। आर्थर किट ने इसको महत्वपूर्ण माना, और रंगों के आधार पर 3 प्रकार की बात तय की: श्वेत प्रजाति, पीली प्रजाति, काली प्रजाति, कॉकोसाइड रेस, मंगलोइड रेस, निग्रोइड रेस। रंगों के आधार पे
इनको कहता है ल्यूकोडर्म यानी कॉकसाइट प्रजाति वालों को, ज़ैंथ्रोडर्म मैंगलोइड रेस वालों को, और मेलेनोडर्म निग्रोइड प्रजाति वालों को। आँख की बनावट इसके आधार पर भी फर्क पड़ता है। आँख के रंग, आँख की पुतलियाँ आमतौर पे काली होती निग्रोइड की, थोड़ा नीला और भूरापन लिए हुए होती है कॉकसाइड वालों की, और मैंगलोइड वालों की एक स्लैंट आईज होती है, उनकी जो पैटर्न होती है आँखें, एपिकैथिक फोल्डिंग आई कहा जाता है। तो इस तरह से इन विशेषताओं के परमानेंट और टेम्पररी की विशेषता पर प्रजातियों का शरीर की प्रजातियों का निर्धारण होता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ अभी तक आपको प्रजाति के बारे में कुछ जानकारी हो गई होगी। इसके अलावे पूरे विश्व में इन सारी विशेषताओं के आधार पे एक प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, बुद्धिमान, निकृष्ट, श्रेष्ठ, इस सब की मान्यता बड़ा काम कर रही है, और इसके आधार पर बड़ा भेदभाव किया था। पूरे विश्व करीब करीब इससे प्रभावित। नाम जो भी आप उसको हस्कोविच ने कहा कि पूरे विश्व प्रभावित है, नाम में परिवर्तन जो भी हो। अमेरिका में निग्रो कहलाते, साउथ अफ्रीका में कलर्ड कहलाते, यूरोप में निगर कहलाते, तो इंग्लैंड में पाकी कहलाते। नाम जो परिवर्तन हो, लेकिन सब में भेदभाव पे केवल वही। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस अवैज्ञानिक अवधारणा कह लीजिए आप इसको, उससे श्वेत प्रजाति कॉकसाइड वाले अपने को ज़्यादा एलिट यानी बुद्धिमान समझते हैं, प्योर ब्लड वाले समझते हैं। और इसलिए पश्चिम के देशों में ना जाने कितने प्रकार के ब्लडों की कॉन्सेप्ट चल चुका है। ब्लू ब्लड, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, ना जाने कि और क्या क्या अवधारणाएं चल पड़ी। और फिर वहाँ के जो कॉकसाइड प्रजाति के श्वेत प्रजाति वाले लोग होते हैं, उनके एक व्हाइट मैन्स बर्डन के कंसेप्ट विचारधारा में फैल गई कि उनका मानना है कि जो श्वेतों के अलावे यानी व्हाइट्स के अलावे जो लोग विश्व में है, उनको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। और एक समय ऐसा भी था कि जब सिसरो ने कहा ब्रिटेन वासियों को कि ये ब्रिटेन वासी जन्मजात मूर्ख है, ये गुलाम बनाने लायक भी नहीं है। और जबकि इसी ये सब जो एक अवैज्ञानिक मिथक चल पड़ा, इसको दूर करने के लिए टायलर और मॉर्गन ने एक साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का एक कंसेप्ट दिया, यानी मनुष्य की सामाजिक समान मानसिकता के सीधा। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये चाहे जो भी मानव हो, एक सबका एक क्रम है विकास का। हर मानव एक सभ्यावस्था पर, एक अरण्यावस्था, ब्रह्मावस्था और सभ्यावस्था तक मतलब आया है, चाहे वो किसी भी प्रजाति के सदस्य हो। इसलिए उन्होंने साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की बातें की। और ये जो भेदभावपूर्ण विचारधारा है, रंगों के आधार पे, सारी विशेषताओं के आधार पे खासकर, ये दरअसल जैविक कम सामाजिक जाता है। इस बात को समझने के लिए ये सामाजिक स्तर के आधार एक समानता है। और इस बात को समझने के लिए आपको मार्गरेट मीड के उस अध्ययन को ध्यान देना पड़ेगा जो उन्होंने न्यूगिनी की 3 जनजातियों का अध्ययन किया, अरापेस, मुंडुगमर और सामुली का अध्ययन किया। अरापेस के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ की दोनों स्त्री पुरुष का जो स्वभाव होता वो स्त्रीयोचित होता। मुंडुगमर के जो स्त्री पुरुष दोनों हैं, उनमें पुरुषोचित गुणों की ज़्यादा प्रधानता होती है। और फिर सामुली में स्त्रियों में पुरुषोचित गुणों की और पुरुषों में स्त्रीयोचित गुणों की प्रधानता होती है।
ये सारे स्तरीकरण के आधार, जो सामाजिक असमानता के आधार है, ये जैविक विशेषता नहीं, एक सामाजिक मान्यता इसके पीछे काम करती है। इस संबंध में आप अपने देश के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं, कुछ जनजातियों की स्त्रियों के बारे में जो जैविक रूप से तो समान है, चाहे आप गारो के लिए गारो, खस, किन्नर, गौड़, टोडा, इस जनजातियों की जो सारी की स्त्रियां जैविक रूप से सारी स्त्रियां, लेकिन सबके सामाजिक हैसियत में अंतर है। तो आप इसी को विश्व स्तर पे भी कह सकते हैं कि वहाँ भी ये प्रजातिवाद की अवधारणा एक जैविक मान्यता से ज़्यादा एक सामाजिक मान्यता के काम करती है इसके पीछे। और प्रजातिवाद का मतलब ही होता है जब सारी गुणों के प्रति ऐसी जब भेदभावपूर्ण मनोवृत्ति काम करने लगे, तो ऐसी मनोवृत्ति को ही तो प्रजातिवाद बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता दक्षिण अफ्रीका में एक रंगभेद अपार्थेड कहा जाता है। अपार्थेड के अफ्रीकी भाषा में मतलब होता है अलगाव या पृथकता। आप यकीन मानिए कि वहाँ पे तो अफ्रीका में 1948 में कानून बनाकर एक संस्थात्मक रूप इसको दे दिया कि गोरे कालों के निवास स्थान का एक निर्धारण कैसे होगा। हालांकि अब वहाँ पे भी समय बदला और फिर 1994 में 1994 में उस कानून को रद्द कर दिया गया। और तो और अमेरिका जैसे विकसित देश जो अपने को बहुत सभ्य मानते हैं, अभी 1960 के दशक तक वहाँ भी जैविक यानी प्रजाति आधार पर भेदभाव किया था। हालांकि 1960 के दशक में अब वहाँ प्रजाति आधार पर भेदभाव को बैन कर दिया गया। इन सब बातों को देखने के बाद यूनेस्को ने एक इस अवैज्ञानिक मिथक को दूर करने के लिए यूनेस्को ने पूरे विश्व के एक विद्वज्जनों का एक समूह बनाया, जिसमें भारत के भी रामकृष्ण मुखर्जी शामिल हुए थे। और फिर 1952 में यूनेस्को ने कहा कि विश्व की कोई प्रजाति विशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, ना तो कोई श्रेष्ठ है ना कोई निकृष्ट है, सारे मानव होमो सैपियंस के संतान हैं। तो दोस्तों, अंत में एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा कि मानव जो ये होमो सेपियंस जो मेधावी मानव कहा जाता है, मानवों को यूं ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। मानवों ने अपनी प्रजाति को उन्नत करने के लिए तरह तरह की तरकीब ढूंढ निकाली। जैसे आप कुछ तरकीब आप भी सुनिए। जैसे मानवों ने पर्यावरण में सुधार करके अपनी प्रजाति को उन्नत बनाने की तरकीब ढूंढ ली, जिसको यूथेनिक्स कहा जाता है। यानी जो बच्चे पैदा ले लिए उनको बेहतर पर्यावरण उपलब्ध करा के उनको बेहतर बनाया जा सकता है। जो बच्चे पैदा नहीं लिए माँ के घर में ही वो जन्म लेने से पहले उनके जीव द्रव्य में सुधार करके बेहतर मानव को जन्म दिया जाए, जिसको यूजेनिक्स कहा जाता है। यूजेनिक्स का एक कार्यक्रम है जो 3D कहलाता है, यानी 3D। पहला डी डिफेक्टिव, डिपेंडेंट, दूसरा डी डिपेंडेंट, तीसरा डेलिक्वेंट्स। ये क्या है कि इन तीनों को प्रजनन से रोक दिया जाए ताकि एक बुद्धिजीवी मानव प्रजाति की संख्या बढ़ सके। इसके अलावा और भी उपाय ढूंढ लिए गए हैं। जैसे कहा जाता है एक यूफेनिक्स कहा जाता है कि जब माँ के गर्भ में ही ये पता चलता है कि जन्म लेने वाले भ्रूण में कोई जन्मजात बीमारी है, तो उसको जन्म लेने से पहले ही उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। फिर एक जेनेटिक इंजीनियरिंग भी काम कर रहा है, यानी किसी के जीन में, माँ के गर्भ में ही जब किसी भ्रूण के जीन में कोई खराबी हो तो एक अच्छे जीन का वहाँ ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए। तो खैर दोस्तों, वंशानुक्रम का एक साधारण सा नियम है कि समान को जन्म देता। वंशानुक्रम का क्रमवन का अध्ययन आनुवंशिकी के अंतर्गत होता है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1906 में बेटसन ने किया।
लेकिन इसको एक वैज्ञानिक रूप देने में जिनका हाथ है वो फ्रांसिस गार्डियर को है। तो खैर आज इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ से कुछ नई जानकारी मिलेगी, ये तय है। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको बार बार आप भी देखें, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें देखने के लिए। और साथ ही ये हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक्स वगैरह करें, ताकि हमारा भी मोरल बूस्टअप हो, एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं एक अलग मुद्दे को लेके आपके सामने फिर आ सकूं। मैं आऊँगा फिर। आज इतना ही, धन्यवाद।